बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक बेटा जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था द टॉपिक ऑपरेशनल रिस्क का। इसके अंदर जो हम चीजें डिस्कस की थी वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन पूछना है इसमें से तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। इसके अंदर हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन को डिस्कस किया था बेटा। और हमने डिस्कस किए थे इसके मेथड्स के कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए आप ऑपरेशनल रिस्क जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को यानी ऑपरेशनल रिस्क के लिए जो कैपिटल है वो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने तीन अप्रोचेस को डिस्कस किया था। एक बेसिक इंडिकेटर अप्रोच थी, सेकंड आपकी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच थी, और थर्ड बेटा आपकी थी दैट इज कॉल्ड, क्या थी थर्ड वन, चेक कर ले, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, एएमए बेटा। दिस इज एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। आई थिंक सो इन तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थिंग बेटा यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप इसमें से पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, इसमें सॉरी बिजनेस लाइन कह रहा हूँ, इसमें ये वाले कि कौन कौन से चीजें होती हैं जो ऑपरेशनल रिस्क का काज बनती हैं। कैटेगरीज ऑफ रिस्क पढ़ लिए थे, ये वाला ये पढ़ना था अभी। जी सकलैन, नो सर, ये नहीं पढ़ा था अभी। ये नहीं पढ़ा था। ओके, हम लोगों ने ये तीन अप्रोचेस तक पढ़ा था। नो सर, ये नहीं पढ़ा था अभी। जी ओके, तीन अप्रोचेस हमने डिस्कस की थी। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो ये कहती है कि आपने लास्ट 3 इयर्स की जो आपका रेवेन्यू है उसकी आपने एवरेज लेनी है और उसका 15% जो लेना है, तो जो अमाउंट निकलेगी वो अमाउंट आपने रिजर्व करनी है फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ये था बेसिक इंडिकेटर अप्रोच। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच के अंदर हमने बेटा डिस्कस किया था कि हर बिजनेस लाइन का बीटा गिवन होता है, तो आपने जो लास्ट 3 इयर्स की आपके पास रेवेन्यू था आपने उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना था, और उसके बाद जो उसका आंसर निकलता था उस आंसर की आपने एवरेज लेनी थी, और वो जो अमाउंट बनेगी उतनी अमाउंट आपने एज ए कैपिटल के तौर पर रिजर्व करनी है। थर्ड टेक्निक थी हमारी एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। इसके जरिए हमने ये सीखा था, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच हमें बेटा ये बताती है कि आप लोगों ने क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों डाटा के ऊपर फोकस करना है। यानी आपने मैथमेटिकल डाटा भी लेना है, प्लस आपने क्वेश्चनर के जरिए डाटा फिल करवा के भी लोगों से पूछना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और क्या रीजन था जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। देन हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा जो इस टॉपिक के अंदर रहता था, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क। अगर आपको याद हो तो ये कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क अगर आप देखें, इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, ये मैं बताता हूँ क्या होता है। स्लाइड नंबर 1 पे अगर आप आए, जो फर्स्ट स्लाइड है आपकी, यहाँ पे देखें बेटा, गिवन इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस, जो भी आपको पढ़ाने लगा हूँ, यहाँ पे उनके एग्जांपल्स गिवन है कि हिस्ट्री के अंदर पास्ट के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स फेस की थी मुख्तलिफ कंपनी या मुख्तलिफ बैंकों ने, तो वो ये एग्जांपल्स आप लोगों ने खुद देख लेनी है। ये होती क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी ये एग्जांपल्स बेटा हिस्ट्री में से ली गई हैं, आपने इसको देख लेना है कि कौन कौन से बैंक जो है वो डूबे थे इन प्रॉब्लम्स की वजह से। द फर्स्ट रीजन इज इंटरनल फ्रॉड। अगर आपके एम्प्लॉय बेटा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल फ्रॉड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह बाज़ दफा आप कोई रिश्वत लेके गलत प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो ब्राइब ले लेते हैं, या आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो कोई बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं कंपनी को, उसकी वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, दैट रिस्क इज कॉल्ड इंटरनल फ्रॉड। यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको एम्प्लॉइज की वजह से जो फेस करना पड़ेगा वो इंटरनल फ्रॉड होता है। एक्सटर्नल फ्रॉड बेटा होता है जो आपको बाहर की वजह से फेस करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स वगैरह की, वहां पे सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ गई, वो जो बंदा था जिससे आपने पैसे लेने थे उसने आपको पैसे नहीं दिए। इस तरह अक्सर होता है। अगर आप एग्जांपल देखें रियल लाइफ के अंदर, तो अक्सर हम कोई चीज वगैरह खरीदते हैं, परचेज करते हैं, लाइक प्रॉपर्टी की अगर एग्जांपल ले लें, कोई प्लॉट वगैरह हम खरीदते हैं तो बाद में पता चलता है ये पहले 3-4 लोगों ने खरीदा होता है, यानी वो हमें हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एक्सटर्नल से बंदा फ्रॉड करेगा तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रॉड, और इसकी वजह से भी आपके ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस जो है वो इफेक्ट होंगे। इनके एग्जांपल जो है मैंने आपको स्लाइड नंबर 1 में बता दिया, आप उसको पढ़ लीजिएगा कौन कौन से बैंक थे जिनको इंटरनल फ्रॉड या एक्सटर्नल फ्रॉड जो है फेस करना पड़ा, और उनको कितने कितने मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनको लॉस फेस करना पड़ा। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। अगर बेटा आपकी जहाँ पे आप के एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनको वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है, वहाँ पे वो सेफ अपने आप को फील नहीं करते, तो भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? क्योंकि जब आपके एम्प्लॉइज डिमोटिवेट होंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बेटा जो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस है वो इफेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपकी जो वर्क प्लेस सेफ्टी है वो बहुत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे बहुत से जो
लाइक पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल है, कोयल की एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग कोयला वगैरह बाहर निकालते हैं। वहां पे अगर देखें तो इतनी वर्क प्लेस सेफ्टी नहीं है वहां पे। अक्सर आपने देखा होगा न्यूज के अंदर भी कि जी वो फट गया, या नमक की कान में धमाका हो गया, या कोयलों की कान में धमाका हो गया, तो जो एम्प्लॉइज है वो नीचे दब के मर गए। अब ये बेटा वर्क प्लेस सेफ्टी है, तो अगर आप उनको एम्प्लॉइज को सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बेटा वो डर के काम करेंगे। जब वो डर के काम करेंगे तो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लॉस फेस करना पड़ेगा। फोर्थ वन है क्लाइंट प्रोडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ बेहतर तरीके से पेश नहीं आएंगे, आप अपनी प्रोडक्ट दिखाते कुछ और हैं, देते कुछ और हैं। फॉर एग्जांपल आपने दिखाया था जी जिस तरह अक्सर हम दिखाते हैं क्वालिटी हमें कोई दिखाई जाती है, जब हम चीज डिलीवर करते हैं तो चीज कुछ और निकलती है बीच में से। इसी तरह बिजनेस प्रैक्टिस, जिस तरह हम कहते हैं पंजाबी के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता है व्यवहार का। अगर ये आपने कहा था जितने दिनों के अंदर आपको चीज मिल जाएगी, लेकिन वो चीज आप अपने जुबान पे पूरा नहीं उतरते, आप वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, अगर आपकी बिजनेस प्रैक्टिस ठीक नहीं है तो आपकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज होगी। और जब आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी तो डेफिनेटली बेटा यू विल फेस ऑपरेशनल रिस्क, तो आपको ऑपरेशनल रिस्क जो है वो फेस करना पड़ेगा। डैमेज ऑफ फिजिकल एसेट, आप की कंपनी के अंदर जो आपका एसेट है फिजिकली डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई आग लग गई, या मशीन जल गई, या आपकी बिल्डिंग को आग लग गई। इस तरह अक्सर आप हादसा हो जाते हैं कि बिल्डिंग को आग लग जाती है, तो इससे वजह से भी आपका जो ऑपरेशनल रिस्क है वो आपको फेस करना पड़ेगा। सिस्टम फेलियर, बिजनेस डिस्ट्रप्शन एंड सिस्टम फेलियर, आपका जो बिजनेस है वो करते करते जो है आपका जो बिजनेस है सिस्टम जो है वो फेलियर कर गया। इस तरह छोटी सी इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जीसी यूनिवर्सिटी की। आप लोगों ने असाइनमेंट्स आप लोगों को दी गई, जब आप लोगों को कहा गया कि असाइनमेंट अपलोड करें तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों? क्योंकि डाटा इतना ज्यादा हो गया कि जब आपने जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, यानी जो उसकी आपका पोर्टल था उसके ऊपर जब आपने अपलोड करने की कोशिश की तो आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया, यानी सिस्टम के पास जो स्पेस है वो खत्म हो गई। इसी तरह वर्क करते करते कोई आपका सिस्टम फेलियर आ जाता है, आपका जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, तो उसकी वजह से भी बेटा जो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। एंड लास्ट वन इज एग्जीक्यूशन, डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, आप डिलीवरी टाइम पे नहीं देते चीजों की, प्रोडक्ट की, और आपका एग्जीक्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है, एग्जीक्यूट करना ठीक नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम को, तो भी बेटा ये प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जो कि कॉज बनती हैं आपके ऑपरेशनल रिस्क की। इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, बाकी जो बुक मैंने आप लोगों को सेंड की उसके अंदर ये आप डिटेल में लिखी हुई है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से भी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, चलें फिर आगे। एक छोटा सा एक टॉपिक और है, उसके ये मैंने बताया था लॉस सीवियरिटी और लॉस फ्रीक्वेंसी में, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। यस सर, ये आपने बता दिया। लॉस फ्रीक्वेंसी Yes, बेटा क्या होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि मैंने ये वर्ड बार बार यूज करना है। लॉस फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ लॉसेस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, कि आपको कितनी दफा लॉस हुआ। लॉस सेवेरिटी का मतलब होता है साइज ऑफ लॉस, के लॉस का साइज कितना बड़ा था। बाज बिजनेसेस के अंदर पिछले 10-10, 20-20 सालों के अंदर उनको लॉस ना होने के बराबर होता है, लेकिन जब उनको लॉस होता है तो वो इतना बड़ा लॉस होता है कि बाद दफा उनका बिजनेस कोलैप्स कर जाता है, मीन दैट उनका बिजनेस फेल हो जाता है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको 2007 और 8 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, कि कुछ बैंक्स ऐसे थे जिनको कभी लॉस ही नहीं हुआ था, लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उन लोगों की गलत प्लानिंग की वजह से, गलत डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स की वजह से उनका जो लॉस की सेवेरिटी थी, तो साइज ऑफ लॉस था वो इतना बड़ा था कि वो उनको टैकल ही नहीं कर पाए। तो लॉस फ्रीक्वेंसी होना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, लॉस होते रहते हैं, लेकिन उसका जो साइज है बेटा उसको आपने मेंटेन करना है कि वो इतना बड़ा, इतना ना बढ़ जाए कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो लॉस है वो कम से कम हो या ना होने के बराबर हो, बल्कि जितना भी लॉस होने का चांस है हम उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो लॉस फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ लॉसेस एंड लॉस सेवेरिटी मीन साइज ऑफ लॉस। ओके, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपने ये स्लाइड्स पढ़ लेनी है, इसमें से जितनी चीजें मैंने करवाई जिससे आपने वही चीजें करनी है, बाकी करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इफ यू वांट टू एस्टिमेट अ लॉस, अगर आप किसी भी कंपनी का या किसी बैंक का लॉस एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, तो मतलब फॉर एग्जांपल कि फ्यूचर में कितना लॉस हो सकता है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल आप किसी ए बैंक का जो है वो लॉस प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जर्व लॉस ऑफ बैंक बी। अगर मार्केट के अंदर किसी दूसरे बैंक को लॉस हुआ है तो उसका लॉस लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय बैंक ए रेवेन्यू, ये फॉर्मूला नोट करें। बैंक ए का रेवेन्यू जो आप जिसका आप लॉस का प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, और बैंक बी का रेवेन्यू जिसको लॉस हुआ है,
इसकी पावर अल्फा, ये जो अल्फा है इसकी फिक्स वैल्यू होगी 0.23। तो इट्स ये आपके सामने ये लिखा हुआ सही है, टॉल एस्टिमेटर बेसिकली एक रिसर्चर था जिसने ये अल्फा जो था वो दिया था। अगर आप इसका पेपर पढ़ने जाए तो उसका पेपर भी अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर, आप इसका पेपर भी पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस फार्मूले के अंदर आपका जो अल्फा होगा वो 0.23 होगा। जब भी आपने ये फार्मूला यूज करना, अगर आपसे कहा जाता है कि एस्टिमेट लॉस ऑफ फ्लां बैंक या फ्लां कंपनी, तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, ऑब्जर्व लॉस ऑफ बैंक बी मल्टीप्लाई बाय बैंक ए रेवेन्यू डिवाइड बाय बैंक बी रेवेन्यू एंड अल्फा इज 0.23। और अल्फा हमेशा बेटा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल अब आपसे मैं कहता हूं कि लॉस ऑफ ए निकालें, ये आपने फाइंड करना है। लॉस ऑफ बी इक्वल टू 2 मिलियन, रेवेन्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6 मिलियन, revenue of B is equal to 4 million और अल्फा आपको पता ही है जी। फाइंड इट आउट, निकालें आंसर। टेल मी द आंसर, पुट द डाटा, दिस इज द फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मूला। लॉस ऑफ बी इज 2 मिलियन, बैंक ए रेवेन्यू ऑफ ए 6 मिलियन, रेवेन्यू ऑफ बी इज 4 मिलियन। तो यहाँ पे आप 6 पुट करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसकी पावर लेंगे 0.23, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिलियन के साथ, तो जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज एस्टिमेटेड लॉस ऑफ ए। जी टेल मी द आंसर, सॉल्व इट, सभी लोग करें। जी रिमशा बेटा हुआ सर 2.195। 2.19, ओके 2.19 मिलियन इज द आंसर। इसका मतलब है कि आपका आंसर जो होगा वो 2.19 मिलियन होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को बेटा ध्यान में रखिएगा, छोटा सा फॉर्मूला था इस चैप्टर के अंदर। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये थ्योरेटिकल टॉपिक के अंदर अगर न्यूमेरिकल पोर्शन आ सकता है तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच हमने पढ़ी थी या स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच पढ़ी थी, उसके जो कुछ थोड़ा सा मैं आपको डाटा दे दूंगा, मैं कहूँ जी एस्टिमेट करें ऑपरेशनल रिस्क, या फिर मैं आपसे कहूँ ये लॉस निकालें ऑफ ए, और आपको इस तरह से मैं डाटा गिवन कर दूं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बन के। तो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। हमारा अभी एक न्यूमेरिकल चैप्टर मेन रहता है, वो अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको पहले थ्योरी के एक दो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाऊंगा, और वो हमारा मेन चैप्टर होगा न्यूमेरिकल का। तो अभी फिलहाल अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। नो सर। नो सर। ओके, अब ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर हो जाएंगी, तो आप लोगों ने ये टॉपिक जो है वो पढ़ लेना है। तो अभी हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी इसके बाद मैं जो न्यूमेरिकल चैप्टर की बेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर मैं एक न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एंड दैट इज द मेन चैप्टर। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा न्यूमेरिकल का आपके कोर्स के हिसाब से। तो थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM क्या होता है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जी एनीवन एनी आइडिया? एंटरप्राइज बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कह लो, कंपनी को कह लो, और रिस्क मैनेजमेंट आपको पहले पता है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें अपने अल्फाज के अंदर? जी एनीवन ऑफ यू, व्हाट डज मीन बाय एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? सो इसमें हम जो एंटरप्राइज है उसका हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थोड़ा लाउड बोलो सर, थोड़ा लाउड बोलो। सर मैं कह रहा हूँ इसमें सर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ओके, कंपनीज की स्ट्रेंथ देखेंगे, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। आपकी आवाज बहुत कट रही है सिक्लेन, समझ नहीं आ रही। ओके, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बेटा दिस इज द डेफिनेशन, इसको सभी लोग पढ़ेंगे।
इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम देखें तो ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होती है बेटा उसको हम इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस इफेक्टेड बाय एन एंटिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स management and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise designed to identify potential events that may affect the entity and manage risk to be within its risk appetite to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objective। सिंपल अल्फाज के अंदर बेटा अगर इसको मैं आसान अल्फाज के अंदर आपको एक्सप्लेन करूं तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसीजर का नाम है जिसके अंदर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर आपकी मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आपका लोअर स्टाफ भी इन्वॉल्व होता है। उन सब का मकसद क्या होता है? उन सब का मकसद ये होता है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है अपने रिस्क बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। रिस्क एपेटाइट का मतलब होता है रिस्क बाउंड्रीज। ये जो मैंने रिस्क एपेटाइट का वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब आप कह लें कि इसका मतलब है रिस्क बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए, यानी विद इन द रिस्क, जो जितना रिस्क हम ले सकते हैं उसके अंदर रहते हुए हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को इस तरह से मैनेज करना है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल जो हैं वो अचीव कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। आसान अल्फाज के अंदर इसके अंदर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी शामिल होंगे, इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट भी शामिल होगी, अपर मैनेजमेंट भी शामिल होगी, इसके अंदर आपका लोअर स्टाफ भी शामिल होगा और उन सब का जो मकसद है वो एक ही होगा कि हमने अपनी रिस्क बाउंड्रीज, अब ये रिस्क बाउंड्रीज क्या होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अगली स्लाइड्स के अंदर, कि हमने अपने रिस्क बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से रन करना है कि हम अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके विद इन आवर रिस्क बाउंड्रीज। जी एनीवन बेटा, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेफिनेशन? जी किंदा बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नो सर। ओके जी बेटा, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम समझ आ गई? आसान अल्फाज के अंदर इसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, लोअर स्टाफ, ईच एंड एवरी पर्सन इज इन्वॉल्व और हर एक का मकसद क्या है? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने स्ट्रेटजीज को, अपने गोल्स को अचीव करना अपने रिस्क की बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर बड़े डेफिनेशन के अंदर जो की एलिमेंट्स है वो उसने एक्सप्लेन किया, वो देख लें। बोर्ड इन्वॉल्वमेंट, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी स्ट्रेटजी टू हेल्प कंपनी। अच्छा, स्ट्रेटजी क्या होती है चलिए बताएं, आप लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, व्हाट इज स्ट्रेटजी? अच्छा बताएं, मिशन और विजन में क्या फर्क होता है, पहले ये बताएं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन? सर मिशन जो होता है सर ये हमारा गोल होता है और विजन हमारा होता है कि हमने अपने किस तरह अपना जो गोल है वो अचीव करना है, किस तरह जो है वो अपने गोल को अचीव करना है। फिर स्ट्रेटजी क्या होती है? अचीव करना है। फिर स्ट्रेटजी क्या होती है? सर स्ट्रेटजी भी यही होती है। स्ट्रेटजी सर हमने अपना प्लान कैसे डेवलप करना है, कैसे करना। तो फिर विजन और स्ट्रेटजी में क्या फर्क हुआ? आपने ये बोला कि विजन का मतलब है किस तरह से अपना गोल अचीव करना, तो स्ट्रेटजी भी तो वही होता है ना। इस तरह आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, हम कहते हैं जी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पहले कौन जाएगा, ओपनर कौन जाएगा, अगर ये पहले आउट हो गया तो हमने दूसरे नंबर पे किसको भेजना है, तीसरे नंबर पे। तो ये स्ट्रेटजीज होती है ना अपने गोल को अचीव करने के लिए। गोल क्या है कि हमने मैच जीतना है। अब आप स्ट्रेटजी बना के जाते हो ना मैदान के अंदर कि यार हमारी ये स्ट्रेटजी होगी, अगर ये बंदा पहले आउट हो गया, इतने ओवरों में आउट हो गया तो हम इसको भेजेंगे, अगर इतने ओवर में ये आउट हो गया तो हम इसको भेजेंगे, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं। मिशन और विजन में क्या फर्क होता है, पहले ये बताएं। जी एनी वन ऑफ यू? बाकी लोग भी बोल रहे हैं बेटा, बाकी भी क्लास का हिस्सा हैं। एमन जी बेटा, क्या फर्क होता है? जी सर। मिशन और विजन में क्या फर्क होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी बोलें। सर जो मिशन होता है उसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चलते हैं और जो विजन होता है सर वो फ्यूचर के बारे में बताता, फ्यूचर पोजीशन बताएगा कि क्या होगी क्या नहीं। जो विजन होता है ना बेटा वो लॉन्ग टर्म होता है कि आप आज से 10 सालों के बाद कहाँ अपने आप को देखते हैं, आज से 20 सालों के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन। मिशन जो होता है वो उस विजन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं कि ये हमारा विजन है कि 10 सालों के बाद मैंने मार्केट को कैप्चर करना है, और मिशन मेरा क्या है कि फिलहाल मैं ये काम करूंगा जिसकी वजह से मैं अपने विजन को अचीव करूंगा। और फिर मिशन को अचीव करने के लिए बेटा हम गोल सेट करते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं।
यानी हर चीज एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो यहाँ भी बेटा यही बात कर रहा है कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि हम लोगों ने अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, और उन स्ट्रेटजीज को फिर जब आप बनाएंगे तो डेफिनेटली उन स्ट्रेटजीज को अचीव करते हुए आपको रिस्क भी फेस करना पड़ेगा, और उन रिस्क को आपने कैसे मैनेज करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इस चीज को बेटा हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आप देखिए इसके आपके सामने लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाई द एडवर्स इवेंट। जब आपने अपने गोल सेट किया, आपने अपनी स्ट्रेटजी सेट की, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि हमें फ्यूचर में कौन कौन से जो है वो एडवर्स इवेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं, हमें फ्यूचर में कौन कौन से जो रिस्क हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। देन बेटा लास्ट वन इज मैनेज रिस्क कंसिस्टेंटली विद रिस्क एपेटाइट। आपने अपने रिस्क को फिर कंटिन्यूसली मैनेज करना है और अपने रिस्क बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए मैनेज करना है। ये नहीं कि आप एक रिस्क मैनेज करने के लिए आपने को मजीद रिस्क ले लिया, दूसरा रिस्क मैनेज करने के लिए तीसरा रिस्क ले लिया, ऐसे नहीं करना। अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते रहते आपने कोशिश करनी है कि जितने भी रिस्क मुझे फेस करने पड़ रहे हैं वो सारे के सारे जो रिस्क है वो मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज करूँ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे, स्ट्रेटजीज से हम गोल अचीव करने की कोशिश करेंगे, उन गोल्स के अगेंस्ट आपको रिस्क फेस करने पड़ेंगे, उन रिस्क को हमने मैनेज करना है, और सारी चीज का नाम है ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड बेटा? ओके, अब आते हैं रिस्क एपेटाइट का मतलब क्या होता है, रिस्क बाउंड्रीज का मतलब क्या है, जो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपने अपने बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए आपने अपने रिस्क जो है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। अच्छा, अब जब आपने रिस्क बेटा मैनेज करना है, जब रिस्क बाउंड्रीज आपने अपनी सेट करनी है, आपने जब अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है तो 3-4 क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर देना है। अगर आप उन 3-4 क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपने रिस्क जो है उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, अब हाउ मच लॉस एट व्हाट कॉन्फिडेंस लेवल आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। अब ये बेटा आपके पास पहला क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है कि कितने परसेंट तक जो है वो लॉस हम बियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं मैक्सिमम जो मेरे पास लॉस बियर करने की कैपेसिटी है वो 2 मिलियन है या 3 मिलियन। अगर आपको याद हो तो हमने वॉर और ESF पढ़ा था, तो वहां पे हम कॉन्फिडेंस लेवल करते थे कि 95% के ऊपर 2 मिलियन आया, 98% के ऊपर इतने मिलियन आया, 99% के ऊपर इतने मिलियन आया। बेसिकली आपने सबसे पहला ये देखना है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कितने परसेंट श्योरिटी है कि मुझे लॉस इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इतने परसेंट चांस है कि मुझे लॉस इससे ज्यादा हो सकता है, वो जो हम पीछे पढ़ के आए थे। और मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है आपको लॉस फेस करने की, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, कितना आप कर सकते हैं। तो पहले आपने ये सेट करना है कि मैं कितने मिलियन तक जो है वो लॉस बियर कर सकता हूँ। नंबर 2, व्हाट रेपुटेशन रिस्क आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक। आपने ये भी साथ में देखना है कि अगर ये जो प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, या जो मैं अपना गोल सेट किया इसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो मेरी रेपुटेशन के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। ये तो नहीं कि अगर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया तो लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ही मेरे पे खत्म हो जाएगा, फिर लोग मजीद मुझे मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपने रेपुटेशनल रिस्क बेटा अपने ज़हन में जरूर रखना है कि अगर ये फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डिसीजन लिया, अगर ये डिसीजन फ्लॉप हो जाता है तो इससे कितने लोग इफेक्ट होंगे और कितने लोगों का जो कॉन्फिडेंस है या जो मेरे ऊपर से वो खत्म होगा, और वो मेरी रेपुटेशन कितनी डैमेज होगी। अगर बेटा आपको लगता है कि इससे आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा डैमेज होगी तो फिर ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेपुटेशन डैमेज होती है तो फिर आपके बहुत से कस्टमर जो है वो लूज कर जाते हैं, और आपके जब कस्टमर लूज होंगे तो डेफिनेटली फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है बिफोर टेकिंग एनी रिस्क कि आपकी रेपुटेशन तो नहीं डैमेज होगी इस रिस्क को लेते हुए। थर्ड बेटा, व्हाट क्रेडिट रेटिंग रिस्क आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग्स क्या होती हैं, अगर आपको याद हो तो आप जब जितनी भी बेटा आपकी करेंसीज वगैरह होती हैं, जितनी भी आपकी कंपनी से जितने भी आपके बैंक से उनकी रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग करती है कि हमारी करेंसी ए कैटेगरी में फॉल करती है, बी कैटेगरी में A+, B+, A-, B-, ये कुछ कैटेगरीज हैं आपकी करेंसीज की। इसी तरह जब आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपकी भी रेटिंग बनती है कि आप रेटिंग किस तरह बनती है कि यार ये A1 कस्टमर है, B कस्टमर है, C कैटेगरी में फॉल करता है। अब A कैटेगरी में वो कस्टमर फॉल करते हैं जो टाइम पे पेमेंट वापस कर देते हैं, B कैटेगरी में वो कस्टमर फॉल करेंगे जो ले लेते हैं, कभी टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, कभी डिले कर देते हैं। और C कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, C कैटेगरी में वो कस्टमर आपने रखे हुए हैं जो टाइमली पेमेंट करते नहीं, उनको फोन कर करके उनसे पैसे मंगवाने पड़ते हैं। तो आपने ये देखना है बेटा कि व्हाट क्रेडिट रेटिंग रिस्क आर वी प्रिपेयर्ड टू टेक। अगर हम लोन लेके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो हमारी क्रेडिट रेटिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं वो लोन वापस कर पाऊंगा। ऐसा ना हो कि मेरी क्रेडिट रेटिंग इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि बाद में नेक्स्ट टाइम अगर कभी मैं लोन लेने जाऊं बैंक से तो बैंक मेरे ऊपर ट्रस्ट ही ना करे।
तो आपने ये चीज भी चेक करनी है कि क्या बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग तो इफेक्ट नहीं होगी इससे जो आप रिस्क लेने जा रहे हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। फोर्थ वन बेटा, हाउ कंसंट्रेटेड शुड वी अलाउ आवर रिस्क टू बिकम, यानी मैक्सिमम आप अपने रिस्क को कितना फैला सकते हैं और कितना कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं 2 मिलियन तक जो है वो रिस्क ले सकता हूँ, और साथ में मैंने ये भी कहा कि यार अगर फॉर एग्जांपल कोशिश करें कि अगर फॉर एग्जांपल कि फलां बैंक के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, अगर मुझे फ्यूचर में कहीं पैसा लेना पड़ गया तो 1 मिलियन तक मुझे मजीद मिल सकता है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कैपेसिटी मेरे पास 3 मिलियन की है, लेकिन आपने रहना 2 बिलियन की बाउंड्री के अंदर ही, आपने 3 मिलियन को लेना नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी के तहत आपको लेना पड़ जाए तो आपके बैक एंड के ऊपर कितना आपके पास सरमाया पड़ा है कि आप उस रिस्क को मजीद एक्सपैंड या मजीद जो है वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, मजीद कम कर सकते हैं। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर अगर मैं गया तो मैं कितना के बाहर, अव्वल तो जाना ही नहीं है, जो डिस्कशन हो रही है कि अव्वल आपने जाना ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं बहुत मजबूरी में जाना पड़ जाए तो कितनी मजीद कैपेसिटी है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। तो ये है बेटा रिस्क बाउंड्रीज जिसको आपने सेट करना है अपने लिए कि मैंने इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरी रेपुटेशन तो डैमेज नहीं होगी अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है, ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है, और मेरी रेटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं ये फ्लॉप कर देता हूँ, मैं पैसे वापस नहीं करता तो क्या नेक्स्ट टाइम बैंक मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिनका आपने आंसर देना है, और इन क्वेश्चन के आंसर देने के बाद जो आपकी सेट होगी दैट इज कॉल्ड योर रिस्क बाउंड्रीज, इसको बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? जी नो सर। नथिंग? नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट स्लाइड इज रिस्क कल्चर। अभी आपकी ये वीडियो खत्म होने लगी है तो आप लोगों ने दोबारा मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है? अगर जब ये खत्म होती है तो दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे, टॉपिक हमने कंप्लीट करना है। अच्छा, रिस्क कल्चर बेटा क्या होता है? देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का बेटा अपना कल्चर होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना यार फलां बैंक में जाए तो वहां पे ये कल्चर होता है, फलां बैंक में जाए तो उनका अपना कल्चर है, फलां कंपनी का अपना कल्चर है। इसी तरह बेटा हर बिजनेस का जो है वो अपना कल्चर होता है, अपना रिस्क कल्चर होता है। अब रिस्क कल्चर डेवलप कैसे होता है उसके लिए फिर अगेन बेटा यहाँ पे 2-3 चीजें जिनको आपने चेक करना है और उसके मुताबिक आपको पता चल, जिस तरह हम कहते हैं ना यार ये फलां कंपनी बहुत ज्यादा रिस्क लेती है, ये बहुत ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, उनका कल्चर ये है कि रिस्क को लेते हैं। फलां कंपनी जब वो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेती, उनका रिस्क कल्चर बहुत इस तरह का है कि जी वो अवॉइड करते हैं रिस्क लेने से, वो कहते हैं जी नॉर्मल तरीके से चले। तो हर कंपनी का, हर बैंक का, हर बिजनेस का बेटा अपना एक कल्चर होता है। जिस तरह हमारा अपना कल्चर है हमारे मुल्क का, इसी तरह अमेरिका में चले जाए उनका अपना कल्चर है। हर एक कंट्री का, हर बिजनेस का अपना कल्चर होता है। अच्छा, अब रिस्क कल्चर क्या कहता है? रिस्क कल्चर कहता है डिसीजन शुड बी मेड इन अ डिसिप्लिन्ड वे। आपने कोई भी जो डिसीजन लेना है बेटा वो एक डिसिप्लिन्ड वे में लेना है। ये नहीं कि आपको फलां प्रोजेक्ट नजर आया आपने फुल इन्वेस्टमेंट कर दी, नो। पहले उसका एनालिसिस करें, उसके ड्रॉबैक्स देखिए, उसके फायदे देखिए, उसमें हमें क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद डिसीजन लें इन डिसिप्लिन्ड वे। ये नहीं देखना कि यार ये अच्छा फलां बंदे को प्रॉफिट हुआ था तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। जिस तरह अक्सर आपने ये एग्जांपल सुनी थी, वो जो आजकल वो एक तो डबल शेयर वाली एग्जांपल चल रही थी, एक वो जो मोटरसाइकिल वाली चल रही थी स्कीम कि 25,000 रुपए का वो मोटरसाइकिल वो आप एक दफा 5,000 की किस्त देते थे और आपको बाइक दे देते थे। तो ये जो स्कीमें थी बेटा इससे क्या हुआ? MM बाइक जी वो बिल्कुल, वो जो भी क्या नाम था उनका, MM बाइक आवाज कट रही है बेटा आपकी। MM सर MM हाँ बाइक MM, हाँ बिल्कुल। उसमें क्या होता था कि आप 5,000 रुपया देते थे जी तो वो आपको बाइक दे देते। 5,000 रुपए की आपको बाइक, 40,000 रुपए वाली बाइक आपको 5,000 की मिल रही थी। बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ लोगों को मिली भी, ये नहीं कि नहीं मिली, उन लोगों ने दी भी। मतलब एक कस्टमर से 2 बनाए, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 40, हजारों कस्टमर जब बना लिए, उन्होंने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया और इसी तरह बाद में वो फरार हो गए। अब डिसीजन क्या किया कि फलां को प्रॉफिट हुआ, यार फलां ने बाइक ले ली तो मुझे भी मिल जाएगी, फलां ने ले ली तो मुझे भी मिल जाएगी। तो बेसिकली जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो बेटा आपने उसके डिसिप्लिन वे में लेना है, आपने उसको देखना है, चेक एंड बैलेंस देखना है कि वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है या आपके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है। बहुत शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस शुड बी कंसिडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं बेटा, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहुत फायदा दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट जाता है तो वो आपको नुकसान देना शुरू कर देता है। तो
आपने कोशिश ये करनी है कि आपने शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके चेक करने हैं। ये ना देखें कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये बहुत प्रॉफिटेबल है तो हमें इसका देख लेना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी आपको M&M की एग्जांपल दी, शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा प्रॉफिटेबल था, बट इन द लॉन्ग रन बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू करना है तो आपने उसके शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्लस लॉन्ग टर्म बेनिफिट दोनों देखने हैं, शॉर्ट टर्म लॉसेस प्लस लॉन्ग टर्म लॉसेस दोनों देखने हैं। तो सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हुए कि फलां बंदे को प्रॉफिट होगा तो मुझे भी प्रॉफिट ही होना है, नो। आपने उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो है नुकसान आपको चेक करके फिर डिसीजन लेना है कि ये हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है। अब देखिए थर्ड वन बेटा, समटाइम डिसीजन दैट आर प्रॉफिटेबल इन द शॉर्ट रन कैन हैव एडवर्स रेपुटेशनल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इन द लॉन्ग रन। कि शॉर्ट टर्म का लिया हुआ डिसीजन बेटा बाज दफा लॉन्ग रन के अंदर आपकी रेपुटेशन को भी डैमेज कर जाता है और फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी बेयर करने पड़ते हैं। जिस तरह अगर M&M वाले पकड़े जाएं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में फिर डेफिनेटली बेटा आपको बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो भी फेस करने पड़ेंगे। तो रिस्क जो कल्चर होता है बेटा वो यही कहता है कि आपका कल्चर इस तरह का होना चाहिए कि आप प्लान डिसीजन करें, प्रॉपर तरीके से डिसीजन करें, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों बेनिफिट्स को देखें और ये भी देखें कि शॉर्ट रन के लिए वो डिसीजन कहीं लॉन्ग रन के अंदर आपकी रेपुटेशन को डैमेज तो नहीं कर रहे। ये सारी चीजें अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी उसका जो रिस्क कल्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा वेल मैनेज्ड है, यानी वो कंपनी जो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने रिस्क को जो है वो मैनेज कर रही है। अंडरस्टैंड बेटा? चलिए अभी आपकी वीडियो खत्म हो रही है तो हम मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू, anyone, any question? Kinza, Ayman, Siklan, Khurram? No sir, clear sir. No sir. Aksa, Rida beta, any question, any confusion? No sir.